हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कक्षा 12 की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 12। ठीक है, नाम है एटम, परमाणु। ठीक है, पैटर्न आपको पता ही है, हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं शाला दर्पण की साइट पे, उन्हीं को। ठीक है, और मैं हाथ में इनको लेके सिर्फ इसीलिए खड़ा हूं, मुझे सिर्फ इन्हीं की बातें करनी है। इस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है क्या नहीं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जो बोर्ड द्वारा शाला दर्पण की साइट पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, मैं आगे ना ज्यादा ना कम डिस्कस करूंगा, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, इसीलिए यहाँ पे चालू किया है। वरना क्लास में हम लोगों ने इससे बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण नियम एवं सूत्रों की। तो उससे पहले आप देखो कि आपके पास ये चैप्टर है आपका 4 नंबर का। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 12 है परमाणु, ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास मल्टीपल चॉइस, हाफ हाफ नंबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे हाफ हाफ नंबर की मल्टीपल चॉइस। कितने नंबर हो गया? 1 नंबर। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास हाफ नंबर का, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आधा नंबर। और एक क्वेश्चन आएगा अपने पास 1.5 नंबर का। ठीक है, तो यहां से ऐसा करके 1.5 का आएगा। ठीक है, और एक कितने हो गए? 3 हो गए। एक क्वेश्चन आएगा अपने पास 1 नंबर का। ठीक है, तो यहां से ऐसा करके अपने पास ये 4 नंबर हो जाते हैं टोटल। ठीक है, आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं। आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है एक आधे नंबर का। और एक क्वेश्चन अगर आप देखो तो 1 नंबर का है, और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। मतलब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे तो आपको हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम चालू करें इसको। आप चाहो तो आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको छोड़ सकते हो, पर शॉर्ट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वहां पे आप छोटे क्वेश्चंस को, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो कि अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, पर हो सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढ बना दे एक, क्योंकि आधे नंबर वाला तो कहीं से भी आ सकता है। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा बन रहे हैं वहां उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। जहां से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें आप फिक्स है कि आप ये गिने चुने 4 टॉपिक पढ़ के चले जाओ। लेकिन यहां पर क्या है, इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। दोबारा सुन लो, जहां से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है वहां से आपका गॉस लॉ एक पक्का है। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो कितना लगता है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एटम के अंदर मोशन करता रहता है। यहां पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहां पर मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो क्या करेगा, इसको बाउंड करके रखेगा। तो कितना होगा वो, कूलॉम फॉर्मूला क्या कहता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा बैलेंस होगा, कूलॉम फोर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास अल्फा कण का निकटतम, अल्फा कण की निकटतम उपगमन दूरी, जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, कितनी होती है, इसको डिनोट करते हैं बी से। ये है अपने पास के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2, सीधा फॉर्मूला याद रखना है अपने को, और हाफ
एम वी स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 हाफ एम वी स्क्वायर। निकटतम दूरी क्या होती है, जहां न्यूक्लियस के पास कितने पास तक कोई भी अपने पास अल्फा कण पहुंच पाए थे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या थी अपने पास, निकटतम डिस्टेंस अपन ने बोली थी बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का क्वांटीकरण प्रतिबंध, हाँ, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल वेक्टर क्या होता है, एम बी आर क्या होता है, ठीक है, एन एच अपॉन टू पाई का, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से अवशोषित या फिर उत्सर्जित ऊर्जा, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, ये अपन ने बोल दिया कौन सा लेवल है, लोअर लेवल, ये कौन सा है, हाई लेवल। ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए तो क्या करेगा वो, फोटोन उत्सर्जित करेगा, यहां से आ जाएगा तो फोटोन उत्सर्जित करेगा, और ऊपर जाना है तो क्या करेगा वो, फोटोन का अवशोषण करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई फोटोन आके हिट करता है तो फोटोन का अवशोषण करेगा और वो क्या करेगा, ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर वो यहां पर है, यहां से अगर वो फोटोन को उत्सर्जन कर दे तो वो क्या होगा, नीचे ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर इसकी एनर्जी बोली गई है आपको कि कितना डिफरेंस होगा, कितना होगा, एच म्यू, ठीक है। फिर अगली बात करें, एनवी कक्षा का वेग, ठीक है, कितना है, सीधा याद रखना है, आर एन 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बटे एन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। भले ही सॉरी वी एन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वी एन, यार एन दे रखा, वी एन यहाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, वी एन कितना है 2.18 10 टू पावर 6 जेड अपॉन एन। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, हो सकता है न्यूमेरिकल बन जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर नहीं बनता है तो आपसे पूछेगा कि जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट की वो किसके प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन दे दिया उसने n के, या फिर 1/n के, n स्क्वायर के, 1/n स्क्वायर के, सीधे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। जेड में किसके प्रोपोर्शनल है, जेड के 1/जेड के, जेड स्क्वायर के 1/जेड स्क्वायर, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछे एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, तो आर एन 0.529 इंटू 10 की घात -10 जेड स्क्वायर अपॉन एन, किसमें है, मीटर में, या फिर आपने पढ़ी होगी 0.529 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हो सकता है आपको इस नोट्स में, यहाँ नोट्स में दे रखी है आर एन बराबर के 5.3 इंटू 10 की घात -11 जेड स्क्वायर बटे एन मीटर में, कुछ भी दे सकता है, एक ही बात है। यहाँ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉइंट को एक दौर सरका दिया तो अपन ने क्या कर दोगे, 10⁻11 आ जाएगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला ले लो। यू एन, अच्छा, स्थितिज ऊर्जा की अगर वो बात करें, अच्छा, ये जिसने भी ये पढ़ रखा है, जिसने भी ये जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य है ये खुद ने याद कर रखे हैं, तो वो थोड़ा सा स्किप करके आगे चला जाए, ठीक है, देख लें जहां से भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाए। हाँ, एनवी कक्षा की अगर ऊर्जा की बात करें, यूएन क्या होगा, -kZe² बटे आर एन, ठीक है। एनवी कक्षा की क्या करे, गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, kZe² बटे 2 RN, ठीक है। और टोटल एनर्जी की बात करें वो
के जेड ई स्क्वायर माइनस का के जेड ई स्क्वायर बटे 2r n। हाँ, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसको करोगे तो प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से एक चीज बोल सकता हूं मैं कि टोटल एनर्जी जो है उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, के ए काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। देखो, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहां से एक और चीज बोल सकते हैं अपन, टोटल एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, यू एन बटे टू के। ये यू एन हो गया तो यहां पे मैंने यू एन का मान रख दिया, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज थे वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों की। तो सबसे पहला सिद्धांत आपको दे रखा है, जे जे थॉमसन ने अपने प्रयोग कैथोड किरणों के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। कहां पर की थी, इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर की थी। क्या ज्ञात किया था इसमें, ई बाई एम का मान ज्ञात किया था, ठीक है। ई बाई एम का मान मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया था, प्री बोर्ड में भी दिया है। तो ई बाई एम का मान मैंने नोटबुक में लिखवाया भी है, तो कमेंट करके बताओगे कितना होता है। हाँ, जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें, हाँ क्या बोला था जे जे थॉमसन ने कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तरबूज में एक जैसे बीज होते हैं उस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये बोला गया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जे जे थॉमसन की मॉडल की सत्यता की जांच के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कणों का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। उसमें क्या किया था इसने, एक सोने की पट्टी ली थी और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई थी। अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं, हालांकि आप लोग बोल देते हो 2He4 के नाभिक। मजे की बात बताऊं, यहां से इस प्रयोग को करने के बाद में उसने किसकी खोज की थी, नाभिक की। और वो नाभिक लेके जा रहा है, नाभिक कोई खोज रहा है, तो पॉसिबल है नहीं है ना। तो यहां से क्या बोलोगे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण क्या है, सोचो एक बार, क्या बोलेंगे, अल्फा कण है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैसे हैं, धन आवेशित कण, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल धन आवेशित कण, और जिनकी एनर्जी कैसी है, उच्च ऊर्जा वाले, जिनकी एनर्जी कैसी है, हाई है। पॉजिटिवली चार्ज हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर अल्फा पार्टिकल। ये प्रॉपर्टी हमें कहां दिखी, हीलियम के नाभिक में, इसीलिए हमने उनको क्या बोल दिया आगे चल के, हीलियम के क्या लिए थे उसने, नाभिक लिए थे। समझ में आ गया। इस प्रयोग को गाइगर मार्शियन प्रयोग भी कहते हैं, दूसरा नाम है क्या है इसका, गाइगर मार्शियन एक्सपेरिमेंट। ये देखो, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की एवं उससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर उसने परमाणु का मॉडल दिया, ठीक है। क्या किया था उसने, वही जो अभी अपन ने बोला था वही सेम काम यहाँ लिख रखा है। स्वर्ण पत्र प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ये इसी के बारे में बात की हुई है इसने, तो इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपके पास। देखो क्या किया था, अब ये देखो गोल्ड फॉइल है, ठीक है। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई, तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे
वो कैसे चले गए? सीधे चले गए। ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या चले गए? सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एटम है ये कैसा है? इसका बहुत ज्यादा पार्ट कैसा है? खाली है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। ठीक है, एटम का लगभग लगभग एटम का 99% पोर्शन कैसा है? खाली है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि कुछ कण क्या हो गए? कुछ मान से विचलित हो गए। किसी एंगल थीटा से जैसे जाने ये चाहिए थे, कितने हो गए? ये एंगल थीटा बनाते हुए विचलित हो गए कुछ कण। ठीक है, तो यहां से क्या बोला? कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है? इनको डेविएट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे कणों में से कुछ कण क्या हो गए? बहुत ज्यादा एंगल से डेविएट हो गए। ठीक है, कुछ 8,000 में से कुछ कण बताए उसने, देख लेना एक्चुअल डाटा। फिर हमने क्या बोला? इसने एक 20,000 में से कोई एक कण जिस पथ पे गया था उसी पथ पे वापस आ गया। मतलब अल्फा पार्टिकल है क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे है? पॉजिटिवली। और कैसी एनर्जी है? हाई एनर्जी है। तो हाई एनर्जी के साथ जब ये जाएंगे तो उतनी ही एनर्जी चाहिए इनको रिपेल करने के लिए। तो यहां बोला उसने, क्या बोला है कि परमाणु का एटम का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, देखो यहां क्या बोला इसने? लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां है? परमाणु के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और कैसा चार्ज है वहां पर? साथ में पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उसने नाभिक दिया। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? प्रोटोनों के कारण है। ठीक है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान की बात की है उसने। कुछ द्रव्यमान रह गया, क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें बता रखी है। स्वर्ण पत्र ठीक है। बड़े कोणों पर कम अल्फा कणों का प्रकीर्णन इस बात को इंगित करता है कि परमाणु का समस्त धन आवेश अत्यल्प आयतन में स्थित है। बड़े कोणों पर कम द्रव्यमान, कम विचलन। देखो बड़े कोणों पर कितने हो रहे? कम हो रहा है विचलन। तो ये किस बात को बता रहा है? कि ये जो है बहुत ही छोटे आयतन में स्थित है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है ना। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु को समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, किस प्रयोग के द्वारा की है? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की है, यह ध्यान रखना। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बोला है? रदरफोर्ड ने बोला है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि प्लेनेट के बारे में बोला, तो कैसा मॉडल भी कहते हैं? प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हो उसको अपन। ठीक है, अल्फा कणों के प्रारंभिक पथ एवं नाभिक के मध्य की लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल कहते हैं। बताया था अभी हमने, बी इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, संघात प्राचल का शून्य मान का आशय है 180 डिग्री पर प्रकीर्णन। अगर थीटा का मान बी कब 0 कब आएगा? जब थीटा का मान तुम्हारा क्या होगा? 180। लिखा था ना भाई अपन ने यहाँ पे। यदि संघट्ट प्राचल का मान अनंत होगा तो प्रकीर्णन कोण का मान भी शून्य होगा। प्रकीर्णन कोण अगर शून्य है, 0 है, स्कैटरिंग एंगल 0 है, तो बी का मान कितना होगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। अब देखो इसने जो मॉडल दिया था उसमें कमियां थी। कि पहली कमी क्या है? परमाणु के स्थायित्व की बात नहीं करता। कि इसने बोला देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बाहर चक्कर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, तो अगर ये बाहर चक्कर लगा रहे हैं तो क्या होंगे? एक हमने बोला है, देखो याद हो तो क्लास में हमने बोला था कि एक स्थिर आवेश क्या प्रोड्यूस करता है? विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, जिसे हम स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक गतिशील आवेश क्या करेगा? गतिशील आवेश क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, साथ में विद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है। एक असमान वेग से गतिशील आवेश क्या पैदा करेगा?
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हो रहा है। तो एक असमान वेग से गतिशील आवेश, देखो दिशा में चेंज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, एक असमान वेग से गतिशील आवेश क्या पैदा करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और अगर ये विद्युत चुम्बक की तरंगे उत्सर्जित करेगा, अपने आप से एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये क्या होगा, धीरे 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 नाभिक के अंदर समा जाएगा। ये कुछ ऐसा अपने पास मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं अपन, स्प्रिंग नुमा। ठीक है, स्पाइरल, स्पाइरल देखिए ना, नोटबुक के अंदर आती है आपके पास, ऐसी शेप हमको मिलेगी। तो इसकी बात उसने नहीं की थी। बोर के मॉडल के अनुसार समस्त नाभिक, अब बोर ने, अब इसके एक्सप्लेन किसने किया था, बोर ने किया था। ठीक है, क्या कहा उसने कि समस्त नाभिक, समस्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, पहला पोस्टुलेट, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को के एल एम एन या वन एन बराबर 1 2 3 4 से व्यक्त किया, जानते हो ये चीज आप लोग। इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कक्षीय कोणीय संवेग एल एम वी एन आर एन किसके बराबर हो, एन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो, उन्हीं कक्षाओं में ये चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण एवं जब उच्च स्तर में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब नीचे आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, और जो उत्सर्जन करता है वो किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग परमाणु क्रमांक जेड के समानुपाती था, जबकि हमने बोला था अभी वेलोसिटी निकाली थी, वी एन बराबर क्या बोला था मैंने, कि सीधा याद रखना है कि जेड के समानुपाती है और एन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज यहाँ पर लिख रखी है। 2.18 क्या था अपने पास, 2.18 10 to the power 6 जेड बटे एन, वी एन का मान। ठीक है, तो वहां से क्या याद रखना अपने को, मैन तो जेड के तो समानुपाती है और एन के व्युत्क्रमानुपाती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या आर एन क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा को क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या, किसने निकाली थी, बोर ने डिफाइन की, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, बोर रेडियस बोलते हैं। गति करते इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धनात्मक, पर स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी और स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होता है, अभी बोला था हमने, ये यहाँ पे लिखे थे ना। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है, नेगेटिव ऑफ, और अगर उल्टा कर दोगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के समान होगी। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, अभी अपने प्रूव किया था, लिखा था। इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा उसके नाभिक के साथ आकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, तो वो किसके कारण है, कि यहां पर जो क्या है, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव है। नाभिक के निकटतम कक्षा में कुल ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, इसे मूल, जिस जहां पर आपके ऊर्जा का मान न्यूनतम है उसे क्या कहेंगे, मूल ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एनर्जी अगर मिनिमम है तो क्या कहेंगे उसे, ग्राउंड एंड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है, नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, हाइड्रोजन वृद्धि होती है, अपन जानते हैं ना, लोअर लेवल पर उसने एनर्जी स्टोर एब्जॉर्ब कर ली तो क्या होगा, वो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसकी अपर लेवल, हायर लेवल में वो बढ़ता जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। नीचे आता है तो क्या करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता हुआ आता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की मूलभूत ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। कि इलेक्ट्रॉन को अपन को बाहर निकालना किसी हाइड्रोजन एटम से, तो आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, आयनन ऊर्जा। यदि इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर के अलावा अन्य किसी ऊर्जा स्तर में है तो इसे परमाणु के उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जानते हो, मूल के अलावा किसी और एनर्जी लेवल में है तो क्या कहेंगे, वो उत्तेजित अवस्था कहेंगे। परमाणु का बहुत मॉडल,
परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है, केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही लागू होता है। जानते हो ये चीज आप लोग। बोर मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता संभव नहीं है। जो अपने स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेन किया था बोर ने, उसमें तीव्रता जो इंटेंसिटी है उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की थी। जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या इसने नहीं की थी। ठीक है, बोर मॉडल के द्वारा कोणीय संवेग, यहाँ कोणीय संवेग लिखा गया है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की भी व्याख्या संभव नहीं है। ये क्या है, बोर मॉडल की कमियां हैं। ठीक है, द्वैत डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति के अनुसार कोणीय संवेग के क्वालिटी कारण की व्याख्या संभव है। ठीक है, छोड़ो। हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ठीक है, तो टाइम 25 मिनट की वीडियो होगी, 25-26 मिनट की, तो यहां तक का आप स्किप कर देना। ठीक है, यहां से अपन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चालू होते हैं। मैं टाइम डाल दूंगा, इस टाइम शुरुआत में, टेंशन मतलब। परमाणु की अमाप साइज होती है, परमाणु की साइज किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की। कितनी होती है ये, 10⁻⁻10 मीटर। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन अविभाज्य है। अच्छा, एक चीज ध्यान दोगे अब इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पर आ गए हैं, पहले में ऑप्शन लगाना है बी, 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब कि जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सके, डिवाइड नहीं कर सके। निम्न में से कौन सा आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सको। ठीक है, अनडिवाइडेबल पार्टिकल है। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने डिवाइड कर दिया। ऑप्शन डी दे रखा है परमाणु, एटम, एटम को भी हमने डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कक्षा और उसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है प्रोटॉन, और ऑप्शन बी है फोटोन। प्रोटॉन, ऑप्शन सॉरी, सी तो दे रखा है प्रोटॉन और बी दे रखा है फोटोन। अगर फोटोन नहीं दिया होता तो आप प्रोटॉन करके आ सकते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर दे देते हैं और फोटोन नहीं दिया तो आप इन तीनों में से किसी को भी करके आ सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके लेवल पर अभी हमने, हालांकि एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी मुझे पता है, पर आपके लेवल पे हमने अभी तक ये किस तरह से डिवाइड होते हैं कैसे नहीं होते हैं, क्वार्क कणों का बस सिर्फ नाम पढ़ा है। ठीक है, पर हमने इनको डिवाइड नहीं किया है, ये हम बीएससी लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन फोटोन नहीं दिया हो तो आप इन तीनों को टिक करके आ सकते हो। पर यहां साथ में क्या दे दिया है, फोटोन। और फोटोन की परिभाषा क्या बोली हमने कि ये क्या होता है, क्वांटा होता है किसका, ऊर्जा का। कितना मान होता है इसका, एच म्यू। ऊर्जा का सबसे छोटा क्वांटा, ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट, तो सबसे छोटा है, तो इसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोन सही होगा। पर अगर फोटोन ऑप्शन में नहीं है तो आप इन तीनों में से कोई सा भी टिक करके आ सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फोटोन ऑप्शन में नहीं होता तो फोटोन दे दिया तो आप फोटोन टिक करोगे। तो ऑप्शन सेकंड का कौन सा सही होगा, बी सही होगा। स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, नील्स बोर ने की थी। बोर पोस्टुलेट में पहला आया कि किस में चक्कर लगाते हैं वो, दीर्घ वृत्ताकार सॉरी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और किन ही कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जहां पर तुम्हारे पास क्या हो, कक्षीय कोणीय संवेग एल किसके बराबर हो, h/2 का पूर्ण गुणा जो है, इंटीग्रल मल्टीपल हो। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं वो, स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। बोला था अभी अपन ने कैसे चक्कर लगाता है, कि अगर मान के चलो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे क्या करता, न्यूक्लियस के अंदर समा जाता। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, अस्थिर होता है। ठीक है, तो चौथे का आंसर है बी। चिरसम्मत मत से क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, कैसा दिख रहा है तुम्हें, वृत्तीय नहीं है, परवलयाकार नहीं है, ये सरल रेखा नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन सा है, कुंडलिनी वत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल।
ठीक है, बोला भी था अभी अपन ने, इंपॉर्टेंट वो बताए थे आप। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का आपसे क्या पूछ लिया, कक्षीय त्वरण। ध्यान से देखना है ना, छोटा सा ही है पर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अभी तक हमने बहुत बार यूज कर लिया, मैंने बोला था ना याद रखना है। एम वी आर कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यही होता है आपके पास फोर्स। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया, आ गया। तो मैं क्या करूं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन निकालना है, तो मतलब किसका मान निकाल लूं, किसका मान निकालूं, देखो बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर का निकाल लूं। तो यहां से वी स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, पहले तो वी एन निकाला, कितना आया, एन एच अपॉन एम आर एन, ये लिख दो 2 पाई, ये एम आर एन इधर आ गया, कोई दिक्कत है, एन एच अपॉन 2 पाई था, एम आर एन यहां से भाग में आ गया। इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, मुझे क्या चाहिए बटे में आर, तो यहां पर क्या कर दूं, दोनों साइड भाग दे दूं आर का, दे दिया। तो अब मिला लो कौन सा ऑप्शन है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर की पावर 3, कौन सा आ गया अपने पास, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लांक ने दिया है। क्वांटम के बारे में किसने बताया, सबसे पहले प्लांक ने बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बोर मॉडल क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, उसी की बात की है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए प्लांक ने दी है। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, सफल, किसको एक्सप्लेन करता है ढंग से, बोर का परमाणु मॉडल, रेखीय स्पेक्ट्रम को, लीनियर स्पेक्ट्रम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु को नाभिक बना होता है, किससे बना होता है परमाणु को नाभिक, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों से। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं, परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यहां पर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर कौन सा बल है जो इनको बांधे हुए है, नाभिकीय बल, नहीं, नाभिकीय बलों की परास कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। फिर कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, नहीं, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, जहां मास ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय किसके, छोटे पार्टिकल्स के। फिर आता है कूलाम बल, तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, अभी हमने पढ़ा भी था, कूलाम बल। सबसे पहले अपन की जो फर्स्ट लाइन लिखी थी वहां पर कूलाम बल से ही अपन ने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो ये किसके कारण चक्कर काट रहे हैं, कूलाम बल के कारण यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वरना 4 के बाद 5 को जब स्कूल आओ तो वहां पूछ लेना। हाँ, जब 5 को स्कूल आओ तो अपने सारे डाउट्स एक साथ लेके आना। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल हेतु प्रयोग में एल्फा कणों को गोल्ड किसकी पन्नी पर डिस्ट करवाया, रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो किस चीज की पन्नी ली थी, कोई कौन सी फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी, खत्म बात वहीं पे। ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, जिसकी एनर्जी मिनिमम हो उसको क्या कहोगे, ग्राउंड स्टेट कहोगे। ठीक है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, तो उन पर कूलाम्ब बल किसके द्वारा संतुलित होता है, सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कौन सा बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे प्रिज्म में डालकर, जब एक अपने वहां से एक सोर्स से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, मतलब कि एमिट हो रहा है,
ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, सीधे प्रिज्म में डाल रहे हैं, वहां से 7 लाइनें हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला है जब प्रकाश को सीधे अवशोषक से गुजार रहे हो, देखो सीधे याद रखना, इसमें दे रखा है एमिट तो एमिशन, एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हिंदी वालों के लिए उत्सर्जित दे रखा है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और अवशोषण दे रखा है, अवशोषक दे रखा है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम में केवल एक आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की तरंग प्राप्त होती है तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, एक वर्णी। ठीक है, एक वर्णी स्पेक्ट्रम। बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर, परमाणु नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन जिस अवस्था में आता है उसे क्या कहेंगे, जिस अवस्था में आता है उसे क्या कहेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, ऊर्जा ग्रहण कर ली। बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन जिस अवस्था में आता है, कहीं से ऊर्जा उसने ग्रहण की और कहां पहुंच गया, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, उत्तेजित अवस्था। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को डोनेट करके कहीं चला गया तो उसको क्या कहोगे, मूल अवस्था। ठीक है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे, परमाणु को क्या कर रहे हो, आयनित, मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसके ऊपर जैसे एक हाइड्रोजन है, इसको आयनित करना तो क्या करोगे, H+। ठीक है, तो इसमें से क्या किया तुमने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहते हो, आयनन ऊर्जा, क्या कहते हो, आयनिक एनर्जी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्रिया को क्या कहोगे, उसने एनर्जी ली है, एनर्जी का अवशोषण किया है, तभी तो वो बाहर गए एक कक्ष से दूसरे कक्ष में। ठीक है, तो उसे क्या कहोगे, उत्तेजना, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गए तो उत्तेजना कह दोगे। ठीक है, व्यक्ति स्थान में कोई दिक्कत है, दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अति लघुत्रात्मक, अब तो खत्म होने को आ गए अपने पास। ठीक है, परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड के प्रयोग की कोई 2 प्रमुख कमियां बता दोगे, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड क्या क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसने एटम के स्थायित्व के बारे में कोई बात नहीं की थी, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, बहुत सारे अपन ने लिखे, 4-5 लिखे, देख लेना। एल्फा कण प्रयोग में स्वर्ण पत्र ही क्यों प्रयुक्त किए गए थे, स्वर्ण पत्र ही क्यों प्रयुक्त किए गए थे, पढ़ा हुआ है, बता देना। रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। रदरफोर्ड के एल्फा प्रयोग लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के बोर कक्षा का सूत्र लिखिए, अपन ने सबसे पहले लिखा है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में कर देना। रदरफोर्ड के वही 2 कमियां बतानी है, बोर के मॉडल की 2 सीमाएं बतानी है, बता दोगे। 2 लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर के क्वांटीकरण के 2 की द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए, लिख दोगे, कथन अपन ने पढ़े हुए हैं। बोर के अभिग्रहित के आधार पर हाइड्रोजन की nवीं कक्षा के कक्षीय वेग के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, व्यंजक निकाल दोगे, वेलोसिटी निकाल दोगे आराम से। हाँ, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, छोटा सा न्यूमेरिकल है, और पिछली मतलब पुरानी सालों में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, पुरानी सालों में आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल आपका, देखो आपको टोटल एनर्जी दे रखी है किसकी, ग्राउंड स्टेट की, कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, कितनी होती है, माइनस ही, कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा है E बराबर कितना होता है, U/2, तो यहां से U कितना आ जाएगा अपने पास, 2E, अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ना, 2E, U का मान, E का मान कितना है, -13.6, 2 इंटू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी कैसे, नेगेटिव के। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अच्छा, इनको ऐसा सोच के छोड़ मत देना कि दीर्घ उत्तरीय है तो इस चैप्टर में तो आ ही नहीं रहे, आप खुद देख लो, दीर्घ उत्तरीय है ही नहीं है ये, छोटे छोटे से आंसर वाले हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों को लिखिए, लिख दोगे। गायगर मॉर्सन ने प्रयोग के, गायगर मॉडल कौन सा, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ही है।
अब देखो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से कितने क्वेश्चन दिए उन्होंने, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पढ़ लेना इसकी। ठीक है, चित्र बनाकर अल्फा कणों की प्रकीर्णन संख्या का बता दोगे सारी चीजें। अब वही वापस से अगला क्वेश्चन आ गया, संगत प्राचल को समझाइए, बोर मॉडल की परिकल्पना और अभिग्रहित को लिखिए, हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की द्वितीय अभिग्रहित लिखिए, लिख दोगे। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन nवीं कक्षा के n स्क्वायर के वर्ग n स्क्वायर के समानुपाती होता है, लिख दोगे, ये चीजें तो कर दोगे। नोट्स में है, देख लेना वहां से, है ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम इतने समझदार हो, कर दोगे, नोट्स में से देख लेना। हाँ, न्यूमेरिकल आ गया अगला एक और, आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा दे रखी है आपको, कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर दे रखी है फर्स्ट, ठीक है, अंतरतम मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है R1 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर, इसी की कह रहा था मैं। ठीक है, R1 आपको दे रखी है, R हम जानते हैं Rn कितना होता है, अगर इसी के रूप में लिखना चाहो देखो 0.529 इंटू 10 की घात -10 मीटर जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर, यही होता है। इसके रूप में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, एक तो ये, ठीक है, तो इसको क्या कर दोगे, 9 है, राउंडिंग ऑफ करके 3, जब पॉइंट को इधर सरकाया तो यहाँ पर क्या ये एक जैसा नहीं दे रखा, देखो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो जेड का मान कितना होगा उसके लिए 1, और पहली ग्राउंड स्टेट है तो एन का मान कितना है 1, आपसे पूछा क्या है उसने R2 कितना होगा 0.5 सॉरी 5.3 इंटू 10 की घात -11, एन का मान 2, 2 दूनी 4 मीटर, R3 5.3 इंटू 10 की घात -11, R का मान कितना रखोगे यहाँ पर 3, 3 तिया के 9, और सॉल्व कर दोगे तो मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न में, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्रोगली की ठीक है, वही चीज है, वापस आ गई। हाँ, कक्षा n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग प्रतिरूप बनाइए, प्रोग्रेसिव वेव बनानी है कक्षा n बराबर 3 के लिए। तो आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का अपन ने बना रखा है कि जो सर्कुलर है ना, नोट्स के अंदर ये तरह का बना हुआ है, समझ रहे हो ना, एक अपन ने हाइड्रोजन वेव के लिए अपन ने डी ब्रोगली के वो जब सिद्ध किया वहां पे बना रखा है नोट्स के अंदर, तो वो वाला डायग्राम यहाँ पे बनाना है n बराबर 3 के लिए। ठीक है, n बराबर 1 के लिए कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, n बराबर 2 के लिए कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, वो थोड़े से दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिख जाएगा अपने को, पर n बराबर 3 के लिए कुछ इस तरह का होगा, मैं एक बार फोटो ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, इस वाले का जो एक्चुअल फोटो है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, n बराबर 0, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका ये परमाणु चैप्टर खत्म होता है। हाँ, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 43 मिनट की वीडियो है, आराम से देखना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, इसका फोटो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोटा सा वीडियो है, अगर आपने वीडियो देखी है तो इसी में आपके लगभग 50% क्वेश्चन हो गए होंगे, 50 क्या 70% तक हो गए होंगे। एक दो क्वेश्चन है जो आपको डेरिवेशन करने हैं, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे करवा भी दूंगा तो भी आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर पढ़ते रहो, देखते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। राधे राधे।